हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी 365। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने अपना सहयोग देकर इस चैनल को 300 सब्सक्राइबर्स के पार पहुँचाया है। आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड ऑफ मेजॉरिटीज़ के बारे में, यानी कि कितनी तरह के बहुमत हमारे संसद में इस्तेमाल किए जाते हैं बिल को या किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए। वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जनरली मेजॉरिटीज़ 4 तरह की होती हैं। पहला है सिंपल या फंक्शनल मेजॉरिटी, जिसको कि हम सामान्य या साधारण बहुमत भी कहते हैं। दूसरा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि पूर्ण बहुमत। तीसरी तरह की मेजॉरिटी है हमारी इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, जिसको कि हम प्रभावी बहुमत भी कहते हैं। और हमारी आखिरी और चौथी मेजॉरिटी है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसको कि हम विशेष बहुमत भी कहते हैं। अब ये मेजॉरिटीज़ क्या होती हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं, इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कोरम क्या होता है। कोरम की डेफिनेशन देखें तो ये बताता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाउस फॉर द हाउस टू सिट एंड ट्रांजैक्ट द बिजनेस। इसका मतलब है वो निम्नतम संख्या जो कि संसद में मौजूद होनी चाहिए ताकि संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ा पाएँ। अगर किसी भी कारण हमारा कोरम नहीं पूरा हो पाता है तो उस दिन संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि कोरम क्या होता है। कोरम हमारे संसद की टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए, मतलब कि 10वां हिस्सा। उदाहरण के तौर पे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, जिसके 1/10 बराबर होता है 55। इसका मतलब है उस दिन 55 या उससे ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ध्यान रहे कि इन 55 मेंबर्स में जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर जो हम कहते हैं लोकसभा में, वो काउंट नहीं होता है। इसी तरह से राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कम से कम 25 या उससे ज़्यादा मेंबर्स उस दिन मौजूद होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि होता है चेयरमैन। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि राज्यसभा में चेयरमैन कौन होता है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए कुल सांसदों की संख्या का 50% से ज़्यादा मेंबर्स पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए होते हैं। इसका मतलब है लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, इस तरह से 273 या उससे ज़्यादा मेंबर्स पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए होते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में 245 मेंबर्स में से 123 या उससे ज़्यादा चाहिए होते हैं पूर्ण बहुमत के लिए। ध्यान रहे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको हमेशा किसी न किसी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में कंबाइन किया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा लीगल इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर किसी भी सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती है तो उसको हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसी सरकार बहुत ही अनस्टेबल होती है और इसको माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ऐसी सरकार मुसीबत के समय पे कड़े निर्णय लेने में असक्षम होती है। इंडिया में 1989 से लेकर 2014 तक माइनॉरिटी गवर्नमेंट रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही। अब देख लेते हैं हमारी अगली मेजॉरिटी, जो कि है सिंपल या फंक्शनल मेजॉरिटी, जिसको कि हम साधारण या सामान्य बहुमत के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पूर्ण बहुमत में क्या होता है, सांसदों की कुल संख्या का 50% से ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एक सिंपल मेजॉरिटी यानी कि सामान्य बहुमत के लिए उस दिन मौजूद और वोट कर रहे कुल सांसदों की संख्या का 50% हिस्सा लिया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा में कुल 545 मेंबर्स होते हैं। मान लेते हैं कि किसी दिन 520 मेंबर्स ही मौजूद हैं और उसमें से सिर्फ 515 ही वोट कर रहे हैं। इसका मतलब है 5 सांसद उस दिन वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब हमको 515
का आधा यानी कि 258 या उससे ज़्यादा चाहिए होता है एक साधारण बहुमत के लिए। अब देख लेते हैं कि हमारी सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि कांग्रेस सरकार बीजेपी के खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आई। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो रूलिंग गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है और इसको पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रहे, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसी तरह से कॉन्फिडेंस मोशन को भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और अगर ये पास हो जाता है तो रूलिंग गवर्नमेंट अपना फंक्शन उसी प्रकार से जारी रख सकती है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न है कि ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं जबकि सरकार को तुरंत रिज़ाइन करना पड़ता है। अगला है हमारा वोट ऑफ थैंक्स। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल का पहला सत्र जो कि बजट सेशन कहलाता है या फिर जब भी कभी कोई नई गवर्नमेंट चुन कर आती है तो उसका जो पहला सत्र होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और इस एड्रेस में प्रेसिडेंट सरकार की सभी नीतियों के बारे में बताते हैं। इसके बाद उसको वोट ऑफ थैंक्स के लिए संसद में प्रस्तावित किया जाता है। इसके लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। साधारण बहुमत एडजर्नमेंट मोशन और सेंसर मोशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होते हैं इसको हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। सिंपल मेजॉरिटी या सामान्य बहुमत का इस्तेमाल ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फिनेंस बिल को पारित करने के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी किया जाता है और राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए किया जाता है। देश में फिनेंशियल इमरजेंसी को जारी रखना हो या किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को जारी रखना हो उसके लिए भी साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। देश में नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है और इसको लगाने के लिए किस तरह का बहुमत चाहिए होता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात हम समझ लेते हैं। संविधान में जहाँ कहीं पर भी किस तरह के बहुमत का इस्तेमाल करना है ये मेंशन नहीं है, वहाँ पे भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 67B जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल से संबंधित होता है, इसको राज्यसभा में पारित करने के लिए इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत चाहिए होता है, लेकिन लोकसभा में इसको सिंपल मेजॉरिटी से भी पारित किया जा सकता है क्योंकि इसको लोकसभा में कैसे पारित करना है इस बारे में संविधान में कुछ भी दिया नहीं गया है। हमारी तीसरी प्रकार की मेजॉरिटी है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत। ये क्या होती है इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है। संसद में किसी भी समय इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए संसद की कुल संख्या से वैकेंसीज़ को माइनस कर दिया जाता है। अब ये वैकेंसीज़ कैसे क्रिएट होती हैं ये समझ लेते हैं। पहला है रेजिग्नेशन, दूसरा है डेथ, तीसरा है डिस्क्वालिफिकेशन और चौथा कोई भी नियम जो कि लेजिस्लेचर बनाता है। इन सभी प्रकार से हुई वैकेंसीज़ को हटाने के बाद जो भी स्ट्रेंथ बचती है उसको हम इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ कहते हैं और इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी इसी स्ट्रेंथ का 50% या उससे ज़्यादा हिस्सा होता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि राज्यसभा में कुल संख्या 245 होती है, जिसमें से हम मान लेते हैं किसी समय पे 15 वैकेंसीज़ हैं, तो 245 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो हमारी 230 जो कि हो जाती है इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के लिए हमारी इसी 230 का आधा या जो कि होता है 116 या उससे ज़्यादा इतने मत चाहिए होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहली बात, इसको राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा में इसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए किया जाता है, जबकि राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पेशल मेजॉरिटीज़ क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम अपने वीडियो को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। हैव अ ग्रेट डे।